ओके, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। सब कुछ सही है ना? क्लास किया जाए स्टार्ट। ठीक है। यस। ओके, नाउ सी। देखो, प्रीवियस क्लास के दौरान मैं बात किया था फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन, जो कि सी अर्चिन एक इकाइनोडर्म से बिलोंग करता है। देन आज मैं बात करूंगा ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। जब आप स्टडी करते हो यूजी में या फिर पीजी के लिए या फिर सीयूटी के लिए, तो वहाँ पे आपको दोनों को ही पढ़ना पड़ता है। जो डिटेल्ड स्टडी है हमारे पास इकाइनोडर्म के रिस्पेक्ट में सी अर्चिन के बारे में है, और कुछ हद तक मैमल्स के बारे में भी है। ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मतलब क्यों हमें सी अर्चिन पढ़ना पड़ता है और मैमल्स में क्या कठिनाइयाँ आती हैं। बट बाय द टाइमिंग आप इस चीज़ को समझो। ठीक है। ये मैं डेफिनेशंस वही रखा हूँ जो मैं प्रीवियस क्लास के दौरान बताया था आपको कि जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म और एग दोनों जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हो? दोनों गैमेट के फ्यूजन को ही आप फर्टिलाइजेशन बोलते हो। तो उस टाइम पे भी मैं आपको बताया था कि दो तरीके का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन का इवेंट एक एक्सटर्नल होता है जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और जो दूसरा है वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल हमने सी अर्चिन के केस में देख लिया था, और इंटरनल आज हम मैमल्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और मैमल्स में भी एक्सक्लूसिवली ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है ना? तो मैं इसके बारे में यहाँ पे अब डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। और ये इवेंट भी मैं वहाँ पे बताया था कि अगर कभी भी फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा होगा तो वहाँ पे चार इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट, आप कांटेक्ट एंड रिकॉग्निशन का बात करते हो, मतलब कि सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तभी उनके बीच में कांटेक्ट हो पाएगा आफ्टर द रिकॉग्निशन। एंड नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री, मतलब कि एक से ज्यादा स्पर्म न एंट्री कर पाए, तो आप इसको बोलते हो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसके अलावा फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो स्पर्म है और ओवम है दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली डीएनए है, उनका आपस में प्रॉपर मिक्सिंग होना, फ्यूजन होना, आप उसको बोलते हो। एंड लास्ट स्टेप के तौर पे होता है एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू स्टार्ट डेवलपमेंट। क्योंकि इनिशियल टाइम पे जो गैमेट्स है उसको डेवलप्ड होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एग के द्वारा ही मिलता है। तो इसी वजह से आप साइज में भी डिफरेंसेस देखते हो। स्पर्म जो होता है काफी छोटा होता है, और जो एग है साइज में काफी बड़े होते हैं, क्योंकि एग के पास में स्टोर एनर्जी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जो जाइगोटिक सेल है उनके लिए, या फिर अर्ली अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में। ठीक है, तो ये सब मैं प्रीवियसली ही बता चुका हूँ आपको। पूरी कहानी अब देखो आप, यहाँ से जो कि आपके लिए नया है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। आप देखते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। ठीक है। और मैमल्स में भी मैं यहाँ पे जैसा कि बताया ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। तो ये चीज समझने से पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना कहाँ है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आप ये तो 10+2 लेवल से ही पढ़ते हो, इसमें नया कुछ नहीं है। बट फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग्स, इसका मैं कहीं पे, हाँ, ये साफ सुथरा डायग्राम में रखा हूँ। सबसे पहले आप इस चीज को देखो। ये जो आप स्ट्रक्चर से देख रहे हो, दिस वन, आप इसको वजाइना के नेम से जानते हो, तो यहाँ पे मेंशन है, देखो ये वजाइना है। ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसको आप सर्विक्स बोलते हो। बीच में जो खाली जगह है जो आपको कैविटी के जैसा दिख रहा है, आप इसी को बोलते हो यूटेरस। इम्प्लांटेशन यहीं पे होना होता है। और ये जो आपको ये एक मोटा सा ऐसे लेयर दिख रहा है, आप इस लेयर को क्या बोलते हो? ये जो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये यूटेरस का लेयर है। तीन लेयर में बटा हुआ होता है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर वाले को आप बोलते हो, क्या बोलते हो बताओ? पेरीमेट्रियम। बीच वाले को आप बोलते हो मायोमेट्रियम, और अंदर वाले को आप बोलते हो इंडोमेट्रियम। ठीक है ना? टाइम टाइम के अकॉर्डिंग इन इनका जो थिकनेस है इंडोमेट्रियम का बढ़ते रहता है, घटते रहता है। ये तो आप आगे मतलब वहां पे पढ़ चुके हो एनिमल फिजियोलॉजी में। बट वो चीज हमारा बताना अभी काम नहीं है। अभी आप इस चीज को देखो। ये वाला जो हिस्सा है आप इसको बोलते हो यूटेराइन फंडस। अच्छा, किसी भी फीमेल को आप देखोगे तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपको वन पेयर ऑफ ओवरी देखने के लिए मिलता है। एक ओवरी ये है, एंड द सेकेंड ओवरी इज दिस वन। ठीक है। प्रत्येक मंथ दोनों ओवरी से अल्टरनेट सीक्वेंस में एक एक एग रिलीज किए जाते हैं। सपोज करो कि अगर कोई ये मंथ है, अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च में इस ओवरी से एग रिलीज हुआ है, तो नेक्स्ट अप्रैल में इससे होगा। तो अल्टरनेट सीक्वेंस में दोनों से एक एक एग रिलीज होते रहता है। अच्छा, ये जहाँ पे एग रिलीज हो रहा है, एग के पास में ये जो आप इस तरीके से ऐसे फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, इसको बेसिकली आप बोलते हो फिम्बरी, जो कि फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। आप अगर यहाँ से स्ट्रक्चर लेकर के यहाँ तक देखोगे तो आप इनको बोलते हो फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना? मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, यहाँ से लेकर के
यहाँ तक के हिस्सा को आप फेलोपियन ट्यूब बोलते हो। लेकिन ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये डिवाइडेड होता है, कहीं कहीं पे फेलोपियन ट्यूब मेंशन होता है, कहीं पे ओवी डक्ट भी मेंशन होता है, तो आप इस चीज से भी अवेयर रहना। या तो फेलोपियन ट्यूब बोला जाए या ओवी डक्ट बोला जाए, बोथ आर सेम थिंग्स, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा, इसका तीन हिस्सा होता है, ठीक है ना। यहाँ वाला जो हिस्सा है नियर द फंडस, यूटेराइन फंडस, आप इसको बोलते हो इस्थीमस, याद रहे, इसको आप बोलते हो इस्थीमस। और इसके अलावा जो ये वाला हिस्सा है इधर कहीं पे, आप इसको बोलोगे एम्पुला, क्योंकि मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, एम्पुलरी रीजन्स में, एम्पुला वाले रीजन में होता है, तो ये बात आपके लिए जानना जरूरी है। और जो यहाँ से नीचे वाला ये जो आप हिस्सा देखते हो, आप इसको बोलते हो इनफंडिबुलम, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, नीट के लेवल में तो क्वेश्चन यहाँ से बनते रहता है, बट कभी कभार सीयूटी यूजी में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो आपको याद होना चाहिए एम्पुला में होता है, और एम्पुला का एक्चुअल लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस चीज को भी ध्यान रहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यही हिस्सा जो मैं एम्पुला दिखा रहा हूँ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर ये चीज आपको क्लियर होगा तो फिर आप फर्टिलाइजेशन के इवेंट को प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। बताओ, ये चीज क्लियर है? बताइए। इज इट ओके? सर। ओके, हाँ सर। नाइस। चलो, तो फिर से मैं प्रीवियस स्लाइड में आता हूँ, अब आप यहाँ पे देखो। अगर जब मैं बात करता हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, और मैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैमल्स मेंशन जरूर किया हूँ बट ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। और वैसे कोई डिफरेंसेस नहीं है, चाहे तो आप मैमल्स में देख, मतलब आप ह्यूमंस में देखो, या फिर माइस में देखो, या फिर दूसरे मैमल ऑर्गेनिज्म में देखो, कोई खास डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेगा। मैं मैमल्स यहाँ पे मेंशन किया हूँ और ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है, तो पहले मैं ये जनरल पॉइंट के तौर पे आपको मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एनी इंटरेक्शंस बिटवीन द मैमेलियन स्पर्म एंड एग टेक प्लेस प्रायर टू दीज गैमेट्स मेकिंग कॉन्टैक्ट। अब देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि क्यों सी अर्चिन में स्टडी किया गया पहले, अब मतलब क्यों सी अर्चिन के रिस्पेक्ट में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व कर पाना, स्टडी कर पाना, देख पाना क्वाइट सिंपल टास्क है। लेकिन ये कहाँ हो रहा है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के फेलोपियन ट्यूब में। अब वहां तक तो डायरेक्टली देख पाना या स्टडी कर पाना, ये तो मतलब बहुत टीडियस जॉब हो गया ना, बहुत टफ टाइप का हो गया। आप सोचो, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सी हियर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या इवेंट हो रहा है, ये तो देख पाना बहुत मुश्किल है ना, कैसे इसको डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति देख पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि लिखा हुआ है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। वन obvious रीजन फॉर दिस इज दैट mammalian fertilization occur inside the oviduct of the females, ठीक है। तो जो फीमेल का ओविडक्ट वाला रीजन है, जिसको आप एम्पुला भी बोलते हो, फेलोपियन ट्यूब का रीजन, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, इतना तो हमको पता है। लेकिन इसके बारे में जो बहुत आप डीप नॉलेज का बात करोगे, डीप इंफॉर्मेशन का बात करोगे ना, तो कुछ कुछ अभी भी मतलब उस तरीके से नहीं पता है, और जितना पता है उतना तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया। नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं तो दूसरा रीजन क्या है। A second reason why it is difficult to study mammalian fertilization is that the sperm population ejaculated into the female is probably heterogeneous, containing spermatozoa at different stage of maturation। दूसरा रीजन यह है कि जब स्पर्म को इजैकुलेट किया जाता है ड्यूरिंग द क्वाइटस, ठीक है, एक तो उनका पॉपुलेशन इतना हाई होता है, इतने अधिक नंबर में है, और वो सारे जो स्पर्म है वो हेट्रोजीनस कंडीशंस में भी हो सकते हैं। मतलब स्पर्मेटोजोआ जब है तो कोई सेकेंडरी हो सकता है, कोई प्राइमरी हो सकता है, कोई फुली मैच्योर हो सकता है, कोई इमेच्योर हो सकता है, एक ये रीजन होता है। और अगर आप बात करोगे आउट ऑफ 280 इंटू 10⁶ ह्यूमन स्पर्म नॉर्मली इजैकुलेटेड ड्यूरिंग क्वाइटस, अगर सिंगल क्वाइटस कोई व्यक्ति कर रहा है उस टाइम पे आप देखोगे कि लगभग इतना, और ये कितना है, 400 मिलियन के आसपास, 400 मिलियन के आसपास स्पर्म एक बार में डिपॉजिट किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अगर आप ये देख लो, ये वेजाइनल रीजन है, यहाँ पे लगभग 400 मिलियन के आसपास स्पर्म को रिलीज किया जाएगा। अब एक एक स्पर्म को ट्रेस कर पाना, या जो यहाँ तक पहुंच रहा है, सब में क्या इवेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। लेकिन देखो और क्या बात है इंटरेस्टिंग, ओनली अबाउट 200 रीच द विसिनिटी ऑफ द एग। और अगर जब आप बात करोगे यहाँ तक, इस रीजन में आते आते
तो कितना लगभग बच पाते हैं, 200 के आस, एक के आसपास जाते जाते लगभग 200 के आसपास, यहाँ तक जाते जाते 200 तक बचते हैं। और यहाँ पे आप लगभग देखते हो कि 3000 के आसपास केवल बच पाते हैं। और जब यहाँ पे रिलीज किया गया था तो कितना था, 400 मिलियन था। याद रहे मैं क्या बता रहा हूँ, ड्यूरिंग द क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स जब स्पर्म एजाकुलेट होगा तो उसका नंबर, अगर कोई नॉर्मल मेल है तो कितना होगा, 2 से 4 ml। अगर आप वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 2 to 4 ml होगा। अगर हम नंबर का बात करेंगे तो 300 से 400 ml, ठीक है ना, ये होगा। लेकिन इसमें से यहाँ तक जो आप बोल सकते हो फंडस रीजन है जहां से इसको आगे बढ़ना है, यहाँ तक मात्र नियर अबाउट 3000 तक ही पहुंच पाते हैं। बाकी यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनका कहानी खत्म हो जाता है। वो तो कैसे कहानी खत्म होता है आगे मैं बताऊंगा, अभी आप बस इस बात को समझो, ठीक है ना। यहाँ पे जो फीमेल है उसका इम्यून सिस्टम भी काम कर रहा होता है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, उसको मैं आगे मेंशन करूंगा, अभी बस आप इस बात को समझो। तो देखो क्या है, 10 सिंस फ्यूअर देन 1 in 10,000, मतलब 10,000 में से एक स्पर्म ही यहाँ तक पहुंच पाएगा। ठीक है, एक नियर अबाउट डाटा दिया हुआ है कि अगर 10,000 स्पर्म है उसमें से कोई एक स्पर्म ही इधर तक पहुंच पाएगा। इवन गेट्स क्लोज टू द एग इट इज डिफिकल्ट टू ऐसे दोज मॉलिक्यूल दैट माइट इनेबल द स्पर्म टू स्विम टुवर्ड द एग एंड बिकम एक्टिवेटेड। और वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे कि जो स्पर्म है ये स्विम करके एग के पास तक पहुंच रहा है और एग के पास जाकर के वो एक्टिवेट हो रहा है। ये सब कई सारी जो कि अभी तक रहस्य जैसी ही बातें हैं। जैसे आप सी अर्चिन में देखे थे, वहां पे एग क्या रिलीज कर रही थी, कौन सी एक केमिकल था, उस केमिकल का क्या नाम था, याद है या तुम लोग भूल गए? एग से क्या रिलीज हो रहा था, रिसेप्ट, ठीक है। और उसका रिसेप्टर किसके पास था, स्पर्म के मेम्ब्रेन के पास, बेंडेन, उसके साथ में वो बाइंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो ये तो बहुत बेसिक पॉइंट था। अब आप यहाँ पे देखो, जब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होते हुए ओविडक्ट तक पहुंचना है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ट्रांसलोकेशन। क्योंकि स्पर्म को तो इजाकुलेट कर दिया गया है वजाइनल रीजन में, और अभी आप देखिए कि वजाइना का पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे है। इसको यहाँ से कहाँ तक पहुंचना है, इधर पहुंचना है, जो एम्पुला रीजन है यहाँ पहुंचना है। यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया गया है, यहाँ से स्पर्म को चलते 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 यहाँ तक पहुंचना है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। देखो ह्यूमन के या मैमल्स के फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को आप बोलते हो ट्रांसलोकेशन और दूसरे को बोलते हो कैपेसिटेशन। तो ये दोनों चीज आपके लिए समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में, कि ट्रांसलोकेशन एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, सी हियर, द मीटिंग ऑफ sperm and egg must be facilitated by the female reproductive tract। अगर एग और स्पर्म को दोनों को आपस में मिलना है तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ट्रैक है, वो दोनों को फैसिलिटेट करे, मतलब इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट करे कि दोनों मिल सके एक दूसरे से। ऐसा स्ट्रेटजी बना करके चलना होता है। अगर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। डेफिनेशन में हमने क्या बताया था, फ्यूजन ऑफ बोथ द गैमेट्स। तो दोनों गैमेट्स फ्यूज तभी ना होंगे जब एक दूसरे के साथ में मिलेंगे। बताओ, समझ पा रहे हो आप बात को? हाँ ना, कुछ तो रिस्पॉन्स करो तुम लोग। यस सर। ओके, देखो, तो द स्पर्म मस्ट ट्रेवल अ लॉन्गर पाथ। अब इस चीज के लिए स्पर्म को काफी लंबा जो डिस्टेंस है या पाथ है उसको ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, देखो एग का तो सिंपल सा फंडा है कि वो ओवरी से रिलीज हुआ, फिम्बरी वहां पे थे, कलेक्ट किए, और जो एम्पुला वाला रीजन है वहां पे उसको ले जा करके क्या कर देंगे, स्टेशनरी बना देंगे, वहीं पे वो चुपचाप बैठ जाएगी। लेकिन स्पर्म को तो पहुंचना होगा वहां तक, और पहुंचने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ता है। और वो किस तरीके से होता है, अभी आप देखो, इन ह्यूमंस अबाउट 300 मिलियन स्पर्म। अच्छा अभी अब ये देखो, तुम बोलोगे कभी आप बताए 400 मिलियन, यहाँ पे लिखे हैं 300 मिलियन, ये बुक टू बुक डेटा वेरी करता है। इतना ह्यूज अमाउंट है ये कि एग्जैक्टली बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप जितना बुक पढ़ोगे, जितने बुक में देखोगे, वहां पे अलग अलग आपको डेटा दिया होता है। इसीलिए मैं रेंज में आपको बता दिया था 300 से 400 मिलियन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। आर इजाकुलेटेड इनटू द वजाइना,
जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फीमेल के वजाइना में 300 मिलियन स्पर्म के समथिंग इजैकुलेट कर दिया जाता है, बट ओनली 1 in a million एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब्स। लेकिन इतने मिलियन में से बस केवल एक को ही मौका मिलता है फर्टिलाइज करने के लिए, फैलोपियन ट्यूब में जा करके एग को फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो, या इसको आप याद रख सकते हो कि स्पर्म अपीयर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ओविडक्ट बाय द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द यूटेरस। ठीक है। स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूटेरस है उसका भी रोल होता है। क्या रोल है? जो यूटेरस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पर्म का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसके वजह से वो इजिली पहुंच सकता है कहाँ तक? फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है वहां तक। ठीक है। तो इसको मैं एक डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ, तब आप समझ पाओगे। ठीक है। पूरी कहानी को ऐसे तो आपको थोड़ा बहुत ही पता चल पाया होगा, बट पूरा आप कैसे समझोगे आप उसको देखो। देखो मैं रफली डायग्राम ही बना दे रहा हूँ, ज्यादा तुम लोग हंसना मत मेरा डायग्राम देख करके। ठीक है। ये मान लो वजाइना रीजन है। ठीक है। दिस वन इज एम्ब्री, एंड दिस रीजन इज एम्पुला, एंड दिस वन इज isthmus। ठीक है। मैं थोड़ा सा ये जो रीजन है यूटरस का, इसको मैं थिक कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ इस चीज को। इज इट विजिबल ना? दिखाई तो दे रहा तुम लोगों को ना? बताओ। यस सर। Okay. मान लो कि ये क्या है, यूटरस वाला रीजन है। अब सपोज करो कि ये जो वेजाइनल रीजन था, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पर्म पहुंच गए। ठीक है। यहाँ पे इसको डिपॉजिट कर दिया गया। इस स्पर्म को कहाँ तक पहुंचना है? इस एम्पूला वाले रीजन तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। अब इसमें तो आएगी बहुत कठिनाई। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल का बॉडी है, इनका अपना इम्यून सिस्टम भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो इम्यून सिस्टम है वो काम करेगा। आप ये समझ लेना यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यूटेरस है। अच्छा आप ये बताओ कि हमने आपको हिंट दिया कि यहाँ पे जो है कि इम्यून सेल्स काम करेंगे, इम्यून सिस्टम काम करेगा इनका। वो कौन सा इम्यून सिस्टम हो सकता है? इननेट होगा या एडॉप्टिव होगा? मैं दोनों आपको पढ़ा चुका हूँ, इननेट भी पढ़ाया हूँ, एडॉप्टिव भी पढ़ाया हूँ। अच्छा चलो मैं और इननेट थोड़ा सा। होगा सर। अच्छा इननेट होगा। ओके, कैसे बता पाए? देखो यहाँ पे दो सेल का यहाँ पे आप रोल देखते हो, मैक्रोफाजेज और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। और मैं रोल बताया हूँ कि या तो मैक्रोफाजेज का है आए या न्यूट्रोफिल का है, ये इन्नेट इम्यूनिटी का है। और ये दोनों ही सेल क्या करते हैं बताइए आप? फैगोसाइटोसिस। अगर कहीं पे फैगोसाइटोसिस होना है तो वहां पे आप मैक्रोफाजेज का भी रोल देखते हो और न्यूट्रोफिल्स का भी देखते हो। तो जो इतना नंबर में इधर पे स्पर्म, ये स्पर्म ऐसे ऐसे इधर पे पहुंच रहा था, इनको क्या कर लिया जाएगा? फैगोसाइटोस कर लिया जाएगा, इनका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। अच्छा इसीलिए भी ये इननेट, अगर एडॉप्टिव होता तो अगर एक बार इधर पे स्पर्म पहुंचता और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाता, तो फिर तो दोबारा इधर स्पर्म पहुंचता तो इधर ही कहानी खत्म हो जाता। तो ना तो फर्टिलाइजेशन होता, ना प्रेगनेंसी होता, ना दुनिया चल पाता, कुछ ऐसा हो नहीं पाता। बट ऐसा होता है क्या? इननेट इम्यूनिटी में हमने आपको क्या बताया कि इननेट इम्यूनिटी यार नॉन स्पेसिफिक। ठीक है। एक ही चीज 10 बार जाओ 10 बार मारेगा, सेम तरीके से मारेगा। मार पाएगा तो ठीक है, नहीं मार पाएगा तो भी ठीक है।
ऐसे होते हैं सीधे साधे, वो अपना काम करेंगे, काम कर पाएंगे तो ठीक, नहीं कर पाए तो भी ठीक। ठीक है, तो इसी वजह से प्रोसेस हो पाता है। अच्छा, वन मोर थिंग्स, हमने क्या बोला कि यहाँ पे सपोज करो कि कितना स्पर्म इजैकुलेट किया गया वजाइनल रीजन में, 300 to 400 मिलियन। समझना बहुत ध्यान से, 300 से 400 मिलियन, यहाँ तक कितना पहुंच पाता है, नियर अबाउट 3000 ही स्पर्म यहाँ पे पहुंच पाते हैं। तो देखो, कुछ स्पर्म को, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द स्पर्म को, तो ये जो मैक्रोफाजेज और जो न्यूट्रोफिल हैं, यही निपटा देंगे फागोसाइटोसिस करके। इसके अलावा आपको समझने वाली बात यह है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पीएच होता है, हाईली एसिडिक, कितना होता है, किसी को याद है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पीएच कितना, किसी को याद नहीं है क्या? 4.5। और जो स्पर्म है, स्पर्म बेसिकली किस फॉर्म में है, सीमेन के फॉर्म में है, सीमेन का पीएच कितना होता है, 7.4। अब आप इस बात को समझो कि सीमन का पीएच 7.4, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इसका पीएच कितना है, 4.5। तो क्या 4.5 में, ये देखो बेसिक नेचर का है और यहाँ पे एसिडिक नेचर है, तो क्या ये यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा? नहीं। लेकिन जब ये 7.4 वाला जाएगा 4.5 के मीडियम में, तो यहाँ पे इसका पीएच घट करके नियर अबाउट कितना हो जाता है, 6.5। अब ये 6.5 होने की वजह से ये यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। समझो इस बात को, सीमन का पीएच 7.4, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पीएच 4.5। जब 4.5 और 7.4 वाले मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। भाई एसिड और बेस एक साथ मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन ही होगा ना। बट ये न्यूट्रल कंडीशन 7 तक तो नहीं ला पाएगा, लेकिन नियर अबाउट 6.5 तक हो जाता है। अब 6.5 में ये क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। अच्छा, एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इस सिस्टम में, ये यहाँ से क्या करता है, म्यूकस को भी सिक्रेट करते रहता है, म्यूकस को भी रिलीज करते रहता है। अब म्यूकस में भी बहुत सारे जो स्पर्म है ट्रैप हो जाते हैं। इतना सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद में यहाँ तक कितना पहुंच पाते हैं, 3000 स्पर्म के आसपास। डिपॉजिट कितना किया गया था, 300 से 400 मिलियन के समथिंग। बताओ, इतनी बात क्लियर है? बोलो। हाँ सर। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से वजाइना से लेकर के और इस रीजन तक पहुंचने में जो टोटल टाइम ड्यूरेशन लगता है, वो नियर अबाउट 30 to 40 मिनट का समय लगता है। और इसी बीच में मोस्ट ऑफ द जो स्पर्म है उनकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, कुछ फाइगोसाइटोसिस हो गए, कुछ ये जो म्यूकस है उसमें इंट्रैप हो गए, और कुछ पीएच डिफरेंसेस की वजह से निपट गए। अब जो ससेप्टेबल होगा, जो यहाँ से बच पाएगा, वही आगे बढ़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक लगभग कितना स्पर्म पहुंचे, 3000 के समथिंग। अब ये जो स्पर्म है, यहाँ से इसको एम्पुला तक पहुंचने के लिए जो समय लगता है, ये समय 6 से 7 घंटे का होता है, 6 to 7 आवर्स। और आप इसी प्रोसेस को बोलते हो कैपेसिटेशन। याद रहे, वजाइना से इस वाले रीजन तक पहुंचने में, इस्थीमस वाले रीजन तक या फंडस वाले रीजन तक पहुंचने में पूरा जो समय लगता है, वो मात्र 30 से 40 मिनट का ही समय लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से इस्थीमस से एम्पुला वाले रीजन तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है। और ये जो 6 से 7 घंटे का समय है, आप इसी को क्या बोलते हो, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन तो मैं आगे बताऊंगा। अभी आप समझो कि ट्रांसलोकेशन आप समझ पाए कि नहीं। ट्रांसलोकेशन का मतलब वजाइना से लेकर के और इस रीजन तक, जो इस्थीमस वाला रीजन है, यहाँ तक स्पर्म के पहुंचने का जो प्रोसेस है, आप इसको बोलते हो ट्रांसलोकेशन, जिसका कि डेफिनेशन प्रीवियस स्लाइड में मेंशन है कि स्पर्म अपीयर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ओविडक्ट बाय द मस्कुलर कैविटी एक्टिविटी ऑफ द यूटरस। और ये जो यूटरस का ये देख रहे हो ना मसल, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मसल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास में कॉन्ट्रैक्शन का नेचर होगा। या जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो
ऐसे ये संकुचित होंगे, और जिससे कि जो स्पर्म है इसका मूवमेंट आगे की तरफ होगा, और ऐसे करके 30 से 40 मिनट में स्पर्म वहां तक पहुंच पाते हैं। इस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसलोकेशन। ये क्लियर है, या यहाँ पे किसी को डाउट है तो फिर पूछो। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था कि सर, जब मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहा था, कि जब स्पर्म जाता है तो फिर क्या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसको अपोज नहीं करता है? कैसे वो एक्सेप्ट कर लेता है? अपोज करता है, पूरा कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी है। और इसी वजह से तो इतने ज्यादा नंबर में स्पर्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर 60 मिलियन से कम स्पर्म कोई भी मेल प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे केसेस में आप उसको क्या बोलोगे? इनफर्टाइल मेल। क्यों? क्योंकि पूरा स्पर्म इधर ही खत्म हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए नेचर ने क्या किया? अडॉप्ट किया जो ऑर्गेनिज्म है, कि चलो इससे भी छुटकारा पाया जाएगा, और उसके लिए ये टेक्निक है। ये सब अडॉप्टेशन का खेल है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है सर, समझ। ओके। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटेशन का। ठीक है। कैपेसिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कैपेसिटेशन में बेसिकली आप समझो कि स्पर्म को मैच्योर कराया जाता है। ठीक है। जब स्पर्म बन रहा होता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पे उसके ऊपर कुछ केमिकल्स को, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हो गया, इन सबको ऐड किया जाता है। लेकिन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले, एम्पुलर रीजन में पहुंचने से पहले, इनको रिमूव किया जाता है, और भी कई तरीके से इसको जो है कि आप बोल सकते हो कि मैच्योर बनाया जाता है। तो आप इस प्रोसेस को बोलते हो कैपेसिटेशन। विदाउट कैपेसिटेशन मैमल में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। याद रहे, अब तक अगर आप क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर का उठा करके, तो कैपेसिटेशन से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कैपेसिटेशन। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। उसी capacitation is a physiological process that sperm undergo after ejaculation, which is essential for successful fertilization. कैपेसिटेशन क्या है? ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। आफ्टर द एजाकुलेशन उसमें क्या होगा कि कई सारी चेंजेस होंगे, इसलिए ताकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। याद रहे, ये भी पूछा जाता है कैपेसिटेशन कहाँ होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही होना है। ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स सेवरल चेंजेस दैट इनेबल द स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग। और उसी प्रोसेस के दौरान, कैपेसिटेशन के प्रोसेस के दौरान, जो स्पर्म है इसमें बहुत सारा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसी चेंजेस की वजह से स्पर्म कैपेबल होता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। ये बात याद रहे, अगर किसी भी स्पर्म का कैपेसिटेशन नहीं हुआ है, तो वो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं होगा। ये बात याद रहे, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए घुमा के फिरा के, आप इस बात को बस अपने माइंड में रखना कि अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो स्पर्म को कैपेसिटेटेड होना जरूरी है। विदाउट कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि टू अचीव कैपेसिटी via sperm for the fertilization of egg, without capacitation never can be possible fertilization of egg। याद रहे। एक और यहाँ पे देखो लिखा गया है, उसी से रिलेटेड कैपेसिटेशन का ही कहानी है, कि मैमेलियन स्पर्म पास थ्रू द यूटेरस। जो मैमल का स्पर्म है वो कहाँ से पास हो रहा था? यूटरस से। तो अभी देखो, हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, ये तो यूटरस वाला ही रीजन है ना, ये तो यूटरस वाला ही रीजन है ना, यहीं से स्पर्म पास हो रहा है। ठीक है। आगे देखना। एंड ओविडक्ट। और ओविडक्ट देखो ये वाला है, दिस वन। इसको आप क्या बोलते हो? ओविडक्ट बोलते हो। तो यहीं से पास होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट, इंटरेक्टिंग विथ द सेल्स एंड सिक्रीशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो अब आपके माइंड में ये आएगा कि ठीक है, कैपेसिटेशन हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वहां पे कराता कौन है? तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, वहां से कुछ सेल्स और सिक्रीशन, कुछ कुछ केमिकल्स का रिलीज होता है, सिक्रीशंस होता है, और वही मैच्योर बनाता है स्पर्म को। द रिक्वायरमेंट फॉर कैपेसिटेशन वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। अब जैसा कि मैं ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में कितना बताया, 6 to 7 आवर्स।
लेकिन ये दूसरे मैमल्स में टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकता है। याद रहे कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैमेल में कैपेसिटेशन होने में 6 से 7 घंटा लगता है। किसी किसी बुक में 5 to 7 आवर्स भी मेंशन है, तो आप मोटा मोटी तौर पे याद रखना 5 से अगर 7 घंटा के बीच का अगर समय दिया हुआ है तो ये कैपेसिटेशन ह्यूमन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, लेकिन दूसरे मैमल्स में ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बहुत घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक बात को ध्यान में रखना कि स्पर्म को मैच्योर होने के लिए, कैपेसिटेट होने के लिए क्या करना पड़ता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 5 से 7 घंटे के लिए बिताना पड़ता है ओविडक्ट वाले रीजन में, और तब वो जाकर के मैच्योर होता है। तो देखो हमने क्या बताया कि जो मैमेलियन स्पर्म है, इनको फर्टिलाइज करने के लिए क्या होना पड़ता है, कैपेसिटेट होना पड़ता है, कुछ समय बिताना पड़ता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो ओविडक्ट वाला रीजन है वहां पे। ठीक, तो इसका ये एक अच्छा सा आप देखो पूरा डायग्राम है जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से होता है, तो आपको ये चीज समझना होगा। नाउ सी, दिस वन इज, ये जो है, ये क्या है, स्पर्म का मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है ना? बताओ। हाँ सर। अब आप यहाँ पे देखो कि कुछ आपको चैनल्स दिखाई देते हुए नजर आएंगे, और ये कौन कौन से चैनल हैं यहाँ पे देखो। HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट आयन के लिए ये चैनल है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि पोटेशियम चैनल के लिए है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे कैल्शियम आयन के लिए चैनल है। ठीक है, ये चीज आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई देगा कि दिस वन इज कोलेस्टेरॉल। आपको तो पता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर एनिमल सेल है तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। ये तो मैं ऑलरेडी सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सीरम एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है, ये ऐसा प्रोटीन है कि स्पर्म के मेम्ब्रेन के पास में आएगा, और जो स्पर्म के मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल है इसको क्या कर लेगा, ये अपने तरफ खींच लेगा, बाहर निकाल लेगा। तो देखो यही बात यहाँ पे मेंशन है कि कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स फ्रॉम स्पर्म मेम्ब्रेन। ये जो स्पर्म का मेम्ब्रेन था, इस मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल को खींच लिया जाएगा, इफ्लक्स हो जाएगा। इफ्लक्स मीन्स बाहर करना, इनफ्लक्स मीन्स अंदर करना। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या हो रहा है, इफ्लक्स। इफ्लक्स कराने के लिए कौन है, एल्बुमिन प्रोटीन। कहाँ का एल्बुमिन प्रोटीन है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये पूरा कहानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चल रहा है। ठीक है, ये बात तुमको पता होना चाहिए, कहाँ चल रहा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चल रहा है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोलेस्ट्रॉल को यहां से निकाल लिया जाएगा स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो यहां से दो एक्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला, जो बाइकार्बोनेट आयन चैनल है ये ओपन हो जाएगा, और ये जो पोटेशियम चैनल है ये ओपन होगा, और जो कैल्शियम चैनल है ये ओपन होगा। ठीक है ना, जो बाइकार्बोनेट आयन है इसको आप क्या बोलते हो, VGIC, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? बताओ, पढ़े हो कि नहीं VGIC? बताओ। पूछेंगे नहीं, कम से कम बता दो। यस सर। पूछ लें, रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन है। ये अंदर आएगा। अंदर कैसे आएगा, जब इसका चैनल ओपन होगा। चैनल ओपन कब हुआ, जब यहाँ से कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स हुआ। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कैल्शियम चैनल भी ओपन हो गया है। अब आप इस बात को समझो कि जब दोनों चैनल ओपन हो गए हैं तो HCO3 आयन अंदर की तरफ जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। कैल्शियम आयन अंदर जा रहा है। अच्छा, आप जानते हो कि सोडियम पोटेशियम चैनल भी होता है, तो वैसे ये पोटेशियम चैनल है, ये ओपन हो गया तो ये पोटेशियम को बाहर कर रहा है, इफ्लक्स कर रहा है सेल के इनसाइड से आउटसाइड में। अच्छा, अभी आप देखो कि SCO3 माइनस
अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया। अब ये जो HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये एक यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, एडिनिल साइक्लेज। सेल सिग्नलिंग में मैं पढ़ाया हूँ एडिनिल साइक्लेज। और ये जो एडिनिल साइक्लेज है, ये क्या करवाएगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कराएगा। याद आ रहा है कुछ, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसको साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कराएगा। और ये जो साइक्लिक एएमपी है, ये किसके इफेक्ट को लेकर के आएगा, पीकेए का। ठीक है, पीकेए का आएगा। और जब पीकेए एक्टिवेट किसको करेगा, फास्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज, इस चीज का। अच्छा, साथ में यहाँ पे देखो, और इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आ रहा है, कैल्शियम जो आया था। तो एडेनिल साइक्लेज को एक्टिव करने के लिए बाइकार्बोनेट की भी आवश्यकता पड़ी, और कैल्शियम आयन का भी। कैल्शियम आयन भी इसको एक्टिवेट किया, और HCO3 माइनस आयन भी एक्टिवेट किया। साथ में इसके अलावा कैल्शियम आयन और क्या करेगा, इंक्रीज्ड डाइनिन एक्टिविटी। तो अगर तुम लोगों को याद होगा, तो जब मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, तो वहां पे हमने बताया था डाइनिन, जो स्पर्म का टेल होता है वहां पे एक प्रोटीन पाया जाता है, एटीपी डाइनिन। ठीक है ना, वो जो डाइनिन था, यही तो डाइनिन है, इसके एक्टिविटी को लेकर के आएगा ये। ठीक है, जो कि इंक्रीज कर रहा है डाइनिन एक्टिविटी। इसके अलावा फास्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज जो हो रहा है। ठीक है, जो टायरोसिन अमीनो एसिड्स है, उसको क्या किया जा रहा है, फास्फोराइलेट कराया जा रहा है। अब ये दोनों मिलकर के क्या एक्टिविटी को लाएंगे, हाइपर एक्टिवेशन। किसका हाइपर एक्टिवेशन होगा, स्पर्म का। तो देखो, स्पर्म स्विम विथ इंक्रीज्ड स्पीड एंड फोर्स्ड। अब इस चीज की वजह से स्पर्म का जो स्पीड है, ये बढ़ जाएगा, और हाईली फोर्स के साथ में भी ये मूव करेगा। और आपको नतीजा क्या देखने के लिए मिलेगा, फास्फोराइलेशन ऑफ स्पर्म प्रोटीन्स। और जो स्पर्म के पास में प्रोटीन है, उनमें फास्फोराइलेशन होगा। और आप इसी प्रोसेस को बोलते हो स्पर्म का क्या हो गया, कैपेसिटेशन हो गया। तो अभी इससे पहले आपको क्या बताया गया था, कि जो कैपेसिटेशन है 6 से 7 घंटे का समय लेता है, लेकिन वो 6 से 7 घंटे में होता क्या है, बिहाइंड द स्टोरी व्हाट इज एक्चुअली मैकेनिज्म्स हैपेंस, वो आप देखिए, ये हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा काम किया जा रहा है, जिससे कि इस पर एक्टिवेट हो रहा है। तो आप ये चीज भी ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा चैनल ओपन होता है, या कोलेस्ट्रॉल को इफ्लेक्स इफ्लक्स करने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको याद रहे, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होगा। और जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तो बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, परमेबिलिटी के लिए जो है, कि वो ये मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है ना, ठीक है ना, इसका जो ये है, मोबिलिटी है इनके बीच में जो ये चीज, ठीक है, इस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब चीजें आपको बताई गई हैं प्रीवियसली, और आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये एक बहुत मेजर इवेंट था, जिसको कि आप जानते हो कैपेसिटेशन के नाम से। और कैपेसिटेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक था कहानी फर्टिलाइजेशन का। अब देखो, नेक्स्ट मैं बात किसका करूंगा। जैसे हम लोग देखे थे जब सी अर्चिन पढ़े थे, तो वहां पे भी पॉलीस्पर्मी, तो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, तो वैसे यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स। अच्छा, एक बार बता दो, प्रीवियस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो मैं समझा दूं एक बार फिर से। दिक्कत है तो बता दो। ओके, आप देखो प्रिवेंशन कैसे होता है। याद करो कि मैं बताया था उस दिन कि दो तरीके से होता है। एक को आप बोलते हो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, और जो दूसरा है, इसको आप क्या बोलते हो, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ये बात तो सबको क्लियर है ना, कि एक स्पर्म एक एग के साथ में एक एग के साथ में एक ही स्पर्म फ्यूज करेगा,
तभी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। एक एग के साथ में एक से अधिक अगर स्पर्म चला गया, फर्टिलाइज कर लेगा, तो वहां पे प्लॉइडी क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हो जाएगा, और जिससे कि जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाएगा, लिथल हो जाएगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इतना पता होना चाहिए आपको। एक ही स्पर्म एंट्री लेना चाहिए एक एग के अंदर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, देन आप देखोगे लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। आप देखो, ये आप प्रीवियसली पढ़ चुके हो, वही है, कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। क्या बताया था, रिकॉल करना मेरे साथ। टेम्पोरेरी होता है। टेम्पोररी क्यों? क्योंकि ओनली फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए पाया जाता है। कोई भी चीज 1 मिनट के लिए है तो आप तो उसको टेम्पोररी ही बोलोगे ना। फर्टिलाइजेशन के 10 सेकंड बाद ही आ जाता है, तो आप क्या लिखोगे, विद इन 10 सेकेंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ये बात ना? ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, याद रहे। कहाँ कहाँ आपको ये देखने के लिए मिलता है, एम्फीबियंस में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इकाइनोडर्म्स में देखने के लिए मिलता है। और इकाइनोडर्म्स का ही हमने आपको क्या पढ़ाया था, सी अर्चिन। ठीक है, लेकिन जो दूसरा बात है वो ये है कि अब्सेंट इन मैमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, नॉट ऑल, आप ऐसे समझो कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और ह्यूमंस में भी अब्सेंट होता है, हमारे में भी फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी नहीं होता है। तो हमारे में क्या प्रेजेंट होगा, बताइए। जब दो ही है, फास्ट ब्लॉक है और दूसरा स्लो ब्लॉक है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों में, यानी कि इन मैमल्स, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो प्रेजेंट स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। और ये पूरा मैकेनिज्म लगभग वैसे ही है जैसा कि मैं आपको बताया था सी अर्चिन के केस में, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूज होना। बट यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन का नाम तो मैं बाद में मेंशन करूंगा, आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस अभी के लिए आप बाय द टाइमिंग अपने माइंड में इतना कुछ रखो कि स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी मैमल्स के केस में या ह्यूमन के केस में पाया जाता है, और फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एम्फीबियंस, इकाइनोडर्म्स या फिर दूसरे इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। इतना चीज ध्यान में रखो आप। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आया हो, समझने में दिक्कत हो, दुख समस्या कष्ट पीड़ा, बताओ, बोलो। समझ गए सर। ओके, तो क्लास को एंड किया जाए, और कुछ तो बचा नहीं है।